Hello everyone. Today in this video we will study second part of our history chapter 9 women caste and reforms, and in this video today in this part we will study caste and social reform means जाति और समाज सुधार के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. So let's start. Some of the social reformers criticized कास्ट इनइक्वालिटीज़. हमने अभी तक जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया था उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी रहे थे. राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट. और राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया. The Pratna Samaj was attached to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था. In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. और जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1940 में परमहंस मंडली का गठन किया गया. In many of these reformers and members of reform associations were people of upper castes who were often in secret meetings. These reformers would violate caste taboos on food and touch. इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे. गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके. कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे. ड्यूरिंग द कोर्स of 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे. इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने का नया साधन मिलने लगा. उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे. नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं. The expansion of cities created new demands of labor. आप शहरों के विस्तार के बारे में पिछले चैप्टर 6 में पढ़ चुके थे. The poor form of villages and small towns, many of them from low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. इमेजिन कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी. शहरों में नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था. इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी. यह श्रम कहाँ से आया होगा? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी. Some also went to work in plantations in Assam, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया. शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग भी थे और कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागान में काम करने भी चले गए. The people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. और परंतु नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत ही कठोर होता था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को
यह काम गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट दिलाने का एक मौका था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी, जैसे सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ रही थी और अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो इस जो पीपल थे, जो लो कास्ट के थे, उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इस तरह जो हो रहा था उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और वे अपर कास्ट लैंड ऑनर्स और उधर डेली ह्यूमैनिटी के जो भी लाइफ्स थे उसमें वे सफ़र कर रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा था कि उन्होंने इसीलिए कहा गया कि गरीब और निचली जाति के लोगों ने जो लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा जो उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, इसीलिए वे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देख रहे थे। Next we will read topic about demands for equality and justice, means समानता और न्याय की मांग। By the second half of the 19th century, people from within in the non-Brahman castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, फाउंडेड बाय घासीदास, हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। और मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्कड एमंग चांडाला कल्टिवेटर्स। और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। इन प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम Ejava caste, Sri Narayan Guru, proclaimed the ideals of unity for his people and argued against treating people unequally on the basis of caste differences। और जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मीन्स मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। All these sects were founded by leaders who came from non-Brahman castes and worked amongst them। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने एक आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थीं। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। Next, I will explain you about Gulamgiri. Jyotirao Phule was born in 1827 and studied in schools set up by Christian missionaries। गुलामगिरी जो निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे, जिन्होंने 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। और उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं।
Phule argued that the Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the inhabitants of the country. और उन्होंने फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे वो जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूलों ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। He proposed that Sudras who means laboring castes and Ati Sudras means untouchables should unit to challenge caste discrimination। और उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र जो कि श्रमिक जातियां थीं और अति शूद्र जिनको अछूत कहा जाता था को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन विच प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन की मुहिम चलाई। In 1873, Phule wrote a book named Gulamgiri meaning slavery and dedicated his book to all those Americans who had fought to free selves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America। 1837 में फूले ने गुलामगिरी जो कि गुलामी जिसका मतलब है नाम की एक कविता लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। नेक्स्ट we will read about who could enter temples। मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर was born into a Mahar family and faced discrimination since childhood। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप तो मिल गई थी। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्पररी सोसाइटी। और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा था। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। और सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935 with the aim to make everyone see the power of caste
प्रिजुडाइज विथ इन सोसाइटी। और 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट द ब्राह्मण मूवमेंट मीन्स गैर ब्राह्मणों का आंदोलन। इन द अर्ली 20th century, the non-Brahman movement started by non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth and influence। 20वीं सदी के स्टार्टिंग में गैर ब्राह्मण जो आंदोलन है वह स्टार्ट हुआ और यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races। और उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। E.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार, as he was called, came from the middle-class family, founded the self-respect movement and believed that the untouchables had to free themselves from all religions in order to achieve social equality। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, पर जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana, as these texts had been used to establish the authority of Brahmanas over lower castes and the domination of men over women। और पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। This erosion was challenged by Orthodox Hindu society, who began founding Satnam Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and association like the Brahman Sabha in Bengal। और ये दलील लोगों को सहज में रास नहीं आई। निम्न जाति के नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक प्रक्रिया शुरू हो गई, परंतु रूढ़िवादी जो हिंदू समाज थे उन्होंने उत्तर में सतनाम धर्म की सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच
को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट continued beyond the colonial period and are still going on in our own times। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और ये आज भी जारी है। सो viewers, here today in this video your chapter 9 of history, women, caste and reform, is completed. I hope that you have understood well what was taught in this chapter. Thank you for watching.